पंजाब का ये वो ट्रबल दौर था जब उसे एक और बैरूनी हमलावर का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि अमीर तैमूर था, जो अपनी सल्तनत दुनिया के चारों कोनों तक पहुंचाना चाहता था। अमीर तैमूर की इस कैंपेन में उसने पंजाब के किन बड़े शहरों को उजाड़ दिया। दिल्ली की तरफ बढ़ती तैमूरी फौज ने पंजाब के इन शहरों को कैसे रोंद डाला। पंजाब के किन कबाइल ने इस तैमूरी आंधी का मुकाबला किया और अमीर तैमूर के इन हमलों ने पंजाब की मौशरत और सियासत को कैसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जानिए इस वीडियो में। पंजाब ने बड़े बड़े बैरूनी हमलावरों का सामना किया है। बरसगीर पर हमला करने वाले सबसे पहले इसी रास्ते से होकर दिल्ली की तरफ बढ़ते थे। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से यहाँ हमलावरों का आना लगा रहता था। महमूद गजनवी के बाद एक सिलसिला चल निकला था, जिसके बाद पहाड़ों को पार करके ये हमलावर पंजाब आते, लूट पार करते, फिर यहाँ के इलाकों को गवर्न करने के लिए अपने गवर्नर लगा जाते या किसी मकामी को गवर्नर बना जाते जो इनकी बिहाफ पर टैक्स इकट्ठा करता और इन इलाकों को रूल करता। सलातीन दिल्ली के दौर से ये सब बदलना शुरू हो गया। यहाँ मुसलमानों ने अपनी हुकूमतें कायम करना शुरू की। अक्सर लोग इन हमलावरों और उनके यहाँ हमलों को रिलीजियस लेंस से देखते हैं कि मकामी हिंदू थे और हमलावर मुसलमान। पहाड़ों के पार से आने वाले जहाद के नारे लगाते आए थे, लेकिन ये हमले तो मुसलमानों के दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद भी जारी रहे और सिलसिला रुका नहीं। असल चीज इन इलाकों और लोगों की खुशहाली थी, जिसकी वजह से ये हमलावर बार बार यहाँ का रुख करते थे। 14th सेंचुरी के आखिर में जब अमीर तैमूर ने यहाँ का रुख किया तो ये हमला कोई मामूली हमला नहीं था। पंजाब के बड़े शहरों ने जो तबाही देखी वो आज तक नहीं देखी गई थी। इस हमले ने तख्त दिल्ली पर मौजूद एक डायनेस्टी ही खत्म कर दी और इस हमले की गूंज सदियों पंजाब की मौशरत और सियासत में सुनाई देती रही। अमीर तैमूर को तैमूर लेन या तैमूर लंग भी पुकारा जाता है। अफगानिस्तान में एक जंग के दौरान उसकी टांग में लगने वाले एक तीर की वजह से वो लंगड़ा कर चलता था और इसी वजह से उसका नाम तैमूर लंग या तैमूर दी लेम पड़ गया। उसे अपने ज़माने का एक बेहतरीन मिलिट्री लीडर समझा जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने जंग में कभी शिकस्त नहीं खाई। अमीर तैमूर की पैदाइश 1320 के लगभग एक तुर्क नस्ल मंगोल घराने में हुई और ये ट्रांसैक्सोनिया के एक शहर कैश में पैदा हुआ, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है। कहा जाता है कि इसका ताल्लुक बरलास कबीले से था, जो कि एक मंगोलियन ट्राइब है और उस वक्त चुगताई खानेत का हिस्सा था। इसका बाप तरागई इसी कबीले का सरदार था। हिस्टोरियन जेरार्ड शैलान के मुताबिक तैमूर अपने आप को चंगेज़ खान का जानशीन कहता था। उसके वालिद के बारे में रवायत थी कि वो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट है, जबकि कुछ राइटर्स का कहना है कि उसकी माँ चंगेज़ खान की डिसेंडेंट थी। हिस्टोरियन पीटर जैक्सन का भी कहना है कि उसकी मंगोल एंसेस्ट्री ही थी। शरफुद्दीन यज़दी की किताब ज़फ़रनामा और हाफिज़ आबरू की ज़ुब्दुत तवारीख़ और मौज़ुल अंसब में भी उसकी एंसेस्ट्रल लाइन चंगेज़ खान ही लिखी है। लेकिन ये चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था या नहीं, अमीर तैमूर खुद अपने आप को चंगेज़ खान की लेगेसी से ही रिलेट करता था और इसी को रिवाइव करना चाहता था। वो अपने आप को रिस्टोरर ऑफ मंगोल एम्पायर समझता था और अपने आप को मंगोल आइडेंटिफाई करता था। इंटरेस्टिंगली तैमूर ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने हमलों के लिए इस्लाम के नाम को इस्तेमाल किया। वो अपने आप को सैफुल इस्लाम भी कहता था और अपने आप को गाजी कहलाना पसंद करता था। ये मंगोल हेरिटेज और मुस्लिम राइज का एक मिक्स था, जिसने तैमूर को चारों तरफ हमले करने का जवाब भी दिया और इसकी फौज को एक कॉज भी। वैसे तो वो अपने नाम के साथ खान भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि मंगोल ट्रेडिशन में खान सिर्फ चंगेज़ खान के डायरेक्ट डिसेंडेंट के लिए होता था। फिर वो खलीफा भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि उस जमाने में उसके लिए कुरैश या अरब से होना लाजमी समझा जाता था। इसलिए उसने अमीर का टाइटल एडॉप्ट किया। 1370 में उसने बल्ख पर अपना तख्त जमा लिया। 1389 में उसने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए। 1392 से उसने कुर्दिस्तान पर हमले किए। 14th सेंचुरी के आखिर तक उसका कंट्रोल मौजूदा उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इलाकों पर कायम हो चुका था। इराक और शाम के इलाके भी उसके कंट्रोल में आ गए थे। देखा जाए तो उसका पंजाब और दिल्ली की तरफ आना उसके एक्सपेंशन के एजेंडे का हिस्सा ही था।
जब 14th सेंचुरी के आखिर में अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमले का फैसला किया तो दिल्ली सल्तनत के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तख्त दिल्ली तुगलकों के पास 1320 में उस वक्त आया जब तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। वो इससे पहले पंजाब का गवर्नर था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फेरोज शाह तुगलक का दौर कदर स्टेबिलिटी का दौर था, लेकिन इसके बाद आने वाले इनके जानशीन कमजोर साबित हुए। तख्त दिल्ली की गेम ऑफ थ्रोन्स अपनी पीक पर पहुंच गई। 1388 में फेरोज शाह तुगलक की वफात के बाद आने वाले सालों में दिल्ली को एक सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। फेरोज शाह के बाद तुगलक खान तख्त पर बैठा, लेकिन चंद महीनों बाद ही उसे असैसिनेट कर दिया गया। 1389 में अबू बकर शाह तख्त पर बैठा, लेकिन एक साल के अंदर अंदर मोहम्मद शाह से शिकस्त के बाद उसे भी गिरफ्तार करके मार दिया गया। 1390 में मोहम्मद शाह तख्त पर बैठा। 1394 में मोहम्मद शाह की वफात के बाद उसका बेटा हुमायूं खान तख्त पर बैठा, लेकिन 2 माह बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया। इसके बाद उसके भाई नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह को तख्त पर बिठाया गया, लेकिन उसे एक और सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। फिरोजाबाद में नासुरुद्दीन नुसरत शाह को भी बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया। अब दोनों ही तख्त के दावेदार थे, लेकिन अथॉरिटी किसी के पास नहीं थी। बहुत से इलाकों में जैसे गुजरात, बंगाल, मालवा और दक्कन में या तो इंडिपेंडेंट या फिर सेमी इंडिपेंडेंट रियासतें कायम हो चुकी थी। सेंट्रल अथॉरिटी मुकम्मल कोलैप्स कर चुकी थी। खजाने के हालात भी अच्छे नहीं थे। हिस्टोरियन सर जॉर्ज डंबर का कहना है कि 10 सालों में दिल्ली ने 5 बादशाह देखे और सल्तनत के हालात किसी भी हमलावर के लिए एक ओपन इनविटेशन थे। अमीर तैमूर ने अपनी किताब मलफूजात तैमूरी में लिखा है कि उस वक्त वो चीन या हिंदुस्तान का रुख करना चाहता था, लेकिन उसे उसके साथियों ने बताया कि हिंदुस्तान के लोग बुतपरस्त और काफिर हैं और इसीलिए उसने इनके खिलाफ हिंदुस्तान का रुख करने का फैसला किया। अमीर तैमूर का खुद ये कहना था कि मेरे हिंदुस्तान आने के 2 मकासद थे। एक तो काफिरों से जंग करना जो मुसलमानों के दुश्मन थे, और दूसरा इस्लाम की फौज हिंदुस्तान की इस बेशबहा दौलत से फ़ायदा उठा सके। जफरनामा में तैमूर के बायोग्राफर शरफुद्दीन यज़दी ने लिखा है कि ये जंग मुर्तदों और बागियों के खिलाफ थी। अगरचे इस जंग की जस्टिफिकेशन रिलीजियस ही थी, लेकिन अमीर तैमूर को यहाँ की खुशहाली और ख़जानों का अच्छी तरह से इल्म था। अब तख्त दिल्ली के हालात ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी। कहते हैं अमीर तैमूर ने जब अपने करीबी साथियों से मशवरा किया तो ज़्यादातर ने इसकी मुखालफत कर दी। उन्हें लगता था कि वो भी मुसलमान हैं और दिल्ली पर बैठे सलातीन भी। मलफूजात तैमूरी में उसने लिखा है कि जब उसने अपने सरदारों से मशवरा मांगा तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के 4 डिफेंसेस हैं, जिनमें दरिया, यहाँ के घने जंगल, राजे महाराजे और फिर यहाँ के हाथी हैं। इसके सरदारों को यह खदशा था कि अगर वो हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करते हैं तो उनकी नस्ल भी हिंदुस्तानियों की तरह ही हो जाएगी और चंद नस्लों में उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। कहते हैं इन सरदारों को कन्विंस करने के लिए शहजादा मोहम्मद सुल्तान ने एक तकरीर की, जिसमें उसने यहाँ के ख़जानों की मंजर कशी की और साथ ही कहा कि इन ख़जानों के मालिक वहाँ के बुतपरस्त हैं, इसलिए इन पर कब्जा करना ज़रूरी है। तैमूर के एक बेटे शाहरुख मिर्ज़ा ने भी इस मीटिंग में कहा कि दुनिया के 4 कोनों पर अमीर तैमूर की हुकूमत कायम करने के लिए ये हमला बहुत ज़रूरी है। बहुत बहस के बाद बिलाखिर तैमूर ने यह फैसला कर लिया और इस हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। फौजों की तैयारी मुकम्मल हुई तो उसने पहले शहजादा पीर मोहम्मद जहांगीर को एक फौज देकर मूव करने का कहा कि वो मुल्तान का मुहासरा कर लें। तैमूर 90,000 की फौज लेकर पंजाब की तरफ उसने अपना मार्च शुरू किया। तैमूर की यह फौजें उस वक्त किसी भी फौज से मुख्तलिफ थी। उसने अपनी फौज को उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया था जिस तरह से कभी चंगेज़ खान की मंगोल आर्मी हुआ करती थी। ये ज़्यादातर कैवलरी ही थी और इन्हें स्पीड का एडवांटेज हासिल था। फिर पंजाब और दिल्ली की तरफ रवाना होने वाली ये फौज एक्सपीरियंस्ड और बैटल हार्डन्ड भी थी। तैमूर ने यह सफ़र समरकंद से शुरू किया। इस मार्च के आगाज़ पर उसने एक तकरीर की और अपने सरदारों से कहा कि दिल्ली के सुल्तान मजहब की हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं। तैमूर ने जिस रास्ते से समरकंद से सफ़र का आगाज़ किया वो आज M39 कहलाता है। जस्टिन मेरोजी ने अपनी किताब तैमूर लेन सोर्ड ऑफ इस्लाम कंकरर ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि तैमूर की फ़ौज को मुख्तलिफ इलाकों से गुजरना पड़ा जहाँ का मौसम एक जैसा नहीं था। तैमूर के सिपाहियों की पूरी सप्लाई तकरीबन 1.5 लाख घोड़ों पर लाई जा रही थी। अगस्त 1398 तक तैमूर की फ़ौज काबुल पहुँच चुकी थी।
ये फौज 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। उसका पोता पीर मोहम्मद एक एडवांस फोर्स की कमांड कर रहा था जिसका टारगेट मुल्तान था। उसके एक और पोते मोहम्मद शाह की फौज ने लाहौर की तरफ रुख कर लिया। तैमूर खुद एक छोटी फोर्स के साथ हिंदू कश से खैबर पास के रास्ते इन इलाकों में दाखिल हुआ। ये वही रूट था जिससे पहले भी बैरूनी हमलावर हिंदुस्तान और पंजाब आते रहे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी ने भी इसी रूट से हमले किए थे। 30 सितंबर 1398 को वो दरिया सिंध के किनारे पहुंचा। अटक के मुकाम पर उसकी फौज ने दरिया सिंध को पार किया। सबसे पहला इलाका उसके रास्ते में पोठोहार और सॉल्ट रेंज का था, जहां रहने वाले कबाइल बड़े फियर्स वॉरियर्स समझे जाते थे। इन कबाइल की बैरूनी हमलावरों और तख्ते दिल्ली के खिलाफ मज़ाहमत की एक पुरानी तारीख थी, लेकिन ये कबाइल थे और कोई बहुत वेल ट्रेंड फौज नहीं थी। मुकाबले में तैमूर की फौज एक मुनज़्ज़म फौज थी। पंजाब का टेरेन इस फौज के लिए एक चैलेंज जरूर था। यहाँ पहाड़ एक नेचुरल बैरियर थे, जबकि तैमूर की फौज कैवलरी होने की वजह से मैदानों में लड़ने के लिए ज्यादा सूटेबल थी। यहाँ उस वक्त इन इलाकों पर मोस्टली खोखर कबीले का कंट्रोल था। तैमूर के हिस्टोरियंस के मुताबिक खोखरों ने इसकी फौज के खिलाफ रेजिस्ट किया। यहाँ होने वाली लड़ाइयाँ कोई एक बड़ी जंग नहीं थी, बल्कि एक सीरीज ऑफ क्लैशेस थे। मकामियों ने तैमूरी फौज पर गुरीला तर्ज से हमले किए और उसकी फौज को नुकसान पहुंचाते रहे। तैमूरी फौज को इस इलाके का इल्म नहीं था, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में लिखा है कि तैमूर इन हमलों को एक फौज के अटैक की बजाय एक इंसर्जेंट के तौर पर ट्रीट करता रहा। जो खोखर हमलावर पकड़े जाते, फतह के बाद उनकी मैस एग्जीक्यूशन की जाती। अजाइबुल मुकद्दर में अरब शाह ने लिखा है कि तैमूर ने इंतहाई जालिमाना तरीके से इन कबाइल को डील किया। ये झड़पें दरिया झेलम के आसपास और सॉल्ट रेंज के इलाकों में होती रही। शुरू में नुकसान के बाद अमीर तैमूर ने इन हमलों से बचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसके तीरंदाज घुड़सवार अब इनका सामने से आकर मुकाबला करने के बजाय इन हमलावरों को पहाड़ों की टॉप पर ही निशाना बनाने लगे। इस बात का अंदाजा नहीं कि कितने लोगों को पोठोहार में मारा गया, लेकिन हिस्टोरियन इस बात पर एग्री करते हैं कि इन इलाकों में तैमूरी अफवाज ने इनका कत्लेआम किया। माजिद शेख का एक आर्टिकल में कहना है कि तैमूर ने शाहपुर के मकाम पर इन गखड़ों या खोखरों को शिकस्त दी। रेनिक ग्रोसे ने अपनी किताब एम्पायर ऑफ द स्टेपे में लिखा है कि अमीर तैमूर ने सतलुज के किनारे जंग में शेखा के भाई जसरत खोखर को भी शिकस्त दी, जिसे नुसरत लिखा गया है। मलफूजात तैमूरी में लिखा है कि वो शिकस्त के बाद यहाँ से बच निकला और अपने भाई शेखा के पास चला गया। लेकिन मलफूजात तैमूरी में यह भी लिखा है कि खोखर सरदारों ने उसकी अतात की और उसकी खिदमत में नजराने भी पेश किए। इस फौज के लिए पंजाब के इन दरियाओं को पार करना खासा मुश्किल साबित हो रहा था। इस फौज ने दरिया झेलम बड़ी मुश्किल से अबूर किया। शायद इस फ्रंटियर रेजिस्टेंस का नतीजा ये निकला कि अमीर तैमूर और उसकी फौज का रवैया पंजाब की तरफ अब बहुत होस्टाइल हो गया था। अमीर तैमूर की फौज के लिए पंजाब में अगला पड़ाव तलंबा था। तलंबा दरिया रावी के किनारे मौजूदा अब्दुल हकीम और खानेवाल की एक तहसील मियाँ चन्नू के दरमियान में एक वाक़ कस्बा है। मलफूजात तैमूरी में अमीर तैमूर का लिखना है कि दरिया पार करके जब मैंने अपना कैंप दरिया के किनारे लगाया तो उसी दिन मेरे पास शहर के सैयद, उलमा और शेख आए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि तलंबा उस वक्त एक फोर्टिफाइड सिटी था और उसके शहरियों ने रेजिस्टेंस का फैसला कर लिया। प्रोफेसर अजीजुद्दीन ने अपनी किताब पंजाब और बैरूनी हमलावरों में लिखा है कि तैमूर ने तलंबा के शहरियों को 2 लाख तावान अदा करने का कहा और लोग अभी तावान की रकम इकट्ठी कर रहे थे कि तैमूर की फौजों ने हमला कर दिया। इब्ने अरब शाह का कहना है कि तैमूरी अफवाज ने तलंबा के डिफेंसेस को तोड़ डाला। अमीर तैमूर ने शहर को तबाह करने का हुक्म दे दिया और शहर वालों को या तो मार दिया गया या गुलाम बना लिया गया। इस फौज ने इसके बाद शहर को आग लगा दी। शरफुद्दीन यज़दी का भी कहना है कि शहर वालों को इस मुखालिफत की सख्त सजा दी गई और ये ना सिर्फ तलंबा बल्कि बाकी शहरों के लिए भी वार्निंग थी कि कोई इस फौज को रेजिस्ट ना करे। अमीर तैमूर ने तलंबा में जो कुछ किया वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए था, ताकि बाकी शहर रेजिस्ट करने के बजाय सरेंडर कर दें। ये वही पॉलिसी थी जो इससे पहले वो ईरान और इराक के इलाकों में इस्तेमाल कर चुका था और किसी हद तक ये कामयाब भी रही। एक शहर के साथ जो कुछ होता उसकी खबर अगले शहर तक भी पहुंचती जो इन फौजों के रास्ते में होता। इसलिए तैमूर की फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इसका काम आसान होता गया। पोठोहार के कबाइल और फिर इन शहरों के साथ होने वाले सलूक की खबर अब बाकी जगहों पर भी पहुंच रही थी, खास तौर पर मुल्तान, जहां अब इन तैमूरी अफवाज का रुख था। हिस्टोरियन पीटर जैक्सन का कहना है कि पीर मोहम्मद की फौजें इससे पहले दिसंबर 1397 में उच्च के मकाम पर सारंग खान की फोर्सेस को शिकस्त दे चुकी थी। तैमूर के हिस्टोरियन शरफुद्दीन यज़दी का कहना है कि सारंग खान और उसका भाई मल्लू खान ही थे जिनके पास उस वक्त यहाँ पर असल ताकत थी।
سارنگ خان 1394 میں دیپالپور کا گورنر بنا تھا اور وہ دیپالپور سے پنجاب کے علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا، جبکہ ملو اقبال خان دلی سے۔ سارنگ خان نے شیخا کھوکھر کو بھی شکست دے کر لاہور پر پھر سے قبضہ کر لیا تھا۔ ملتان بھی کچھ عرصے کے لیے اس کے کنٹرول میں آیا۔ ملتان اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑا سٹی سینٹر تھا جہاں مسلمان صوفیہ کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا۔ ملتان کے حکمران تخت دلی کی عملداری کو مانتے تھے۔ جسٹن مروزی کا کہنا ہے کہ اکتوبر 1398 میں امیر تیمور ستلج کے کنارے رکا، جہاں اس کی فوج پیر محمد کی فوج سے مل گئی۔ اس سے پہلے ملتان کا محاصرہ 6 مہینے سے چل رہا تھا اور شہر کے حالات بھی خاصے خراب ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ہی تیموری افواج کو بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ جسٹن مروزی کا کہنا ہے کہ ان کے بھی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی امیر تیمور کی ملتان کی طرف آنے کی خبر پہنچی تو شہر والوں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ اگر وہ ریزسٹ کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں کیا جانے والا محاصرہ امیر تیمور کی توقعات سے بھی چھوٹا ثابت ہوا اور شہر نے سرنڈر کر دیا۔ فرشتہ کا کہنا ہے کہ اس سرنڈر سے پہلے لڑائی بھی ہوئی۔ ہسٹری آف میڈیول انڈیا میں ایشوری پرساد کا کہنا ہے کہ شہر والوں نے نیگوشیٹ کیا اور سرنڈر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان پر قبضے کے بعد امیر تیمور نے سارنگ خان کو بھی ایگزیکیوٹ کروا دیا۔ بہرحال امیر تیمور کی فوج نے ملتان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ملتان کے کچھ علاقوں میں امیر تیمور کی فوج نے لوٹ مار بھی کی، لیکن شہر باقی جگہوں کی نسبت محفوظ رہا۔ تیمور نے ملتان میں اپنا گورنر لگایا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور کی افواج پنجاب کے ان علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اور انہیں روندتی جا رہی تھی۔ لاہور بھی اس وقت یہاں کا بڑا شہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان تیموری فوجوں کے آنے کی خبر لاہور والوں کو ملی تو وہاں ایک پینک پھیل گیا۔ شہر والوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اس بڑی اور بڑھتی تیموری فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کی فوج ناکافی تھی۔ کوئی یونیفائڈ کمانڈ نہیں تھی اور نہ ہی تخت دلی سے کوئی مدد۔ ایک روایت یہ ہے کہ تیمور کے پوتے سکندر مرزا نے اپنی فوجوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کیا۔ کچھ روایتیں ہیں کہ امیر تیمور خود بھی ان علاقوں سے گزرا، لیکن زیادہ تر ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ وہ دلی کی طرف بڑھتے ہوئے ملتان کے راستے سے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ بہرحال اس وقت یہ تیموری افواج پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب امیر تیمور کی فوجیں یہاں آئیں تو اس وقت لاہور شہر کھوکھروں کے پاس تھا۔ کھوکھروں اور ان حملہ آوروں کی جنگ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے سردار شیخا اور جسرت نے ان منگولوں کا بھرپور مقابلہ کیا، جس میں انہیں شکست ہو گئی اور وہ شہر خالی کر کے چلے گئے اور یوں تیمور کی فوجیں لاہور میں داخل ہو گئیں۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ دلی کے سلطانوں کی مخالفت میں شیخا نے امیر تیمور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہسٹورین پیٹر جیکسن کا کہنا ہے کہ شیخا کھوکھر نے اس کے گائیڈ کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد بھی اس نے بدلے میں اس سے لاہور کا کنٹرول مانگ لیا تھا۔ بہرحال تیمور کی فوجیں جب لاہور میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اس شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ایک قتل عام کیا۔ اس قتل عام کی تفصیلات تاریخ فرشتہ اور شرف الدین کی ظفر نامہ میں تفصیل کے ساتھ لکھی گئی۔ کہتے ہیں اس وقت منگولوں نے لاہور میں لوگوں کے سر کاٹ کر میناروں اور دریا کے کنارے پولز پر لگا دیے تھے۔ لوگوں کی لاشیں خوف پھیلانے کے لیے درختوں کے ساتھ الٹی باندھ کر لٹکائی گئی۔ یہ شاید لاہور میں ہونے والا ایک ہولوکاسٹ ہی تھا۔ تیموری فورسز کے جانے کے بعد جب اس شہر کی صفائی کی گئی اور لاشیں اٹھائی گئی تو ہسٹورینز نے اس وقت کے راوی کو لال راوی لکھا ہے۔ پروفیسر عزیز الدین نے اپنی کتاب پنجاب اور بیرونی حملہ آوروں میں لکھا ہے کہ تیمور اور پیر محمد کی فوج نے تلمبے سے اجودن، جو کہ آج کا پاک پتن ہے، اس کا رخ کیا۔ یہاں کی آبادی بابا فرید کا شہر ہونے کے ناطے قتل عام سے بچ گئی، لیکن گرد و نواح کی بستیوں کی لوٹ مار کر کے تیمور نے حساب برابر کر دیا۔ اس کا ارادہ دیبالپور پر حملہ کرنے کا تھا۔ اس وقت دیبالپور بھی ایک بڑا شہر تھا، یہاں مساجد، کنویں اور ٹاورز ہوا کرتے تھے۔ تیمور کے آنے سے پہلے پیر محمد کی فوج نے پاک پتن پر قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد دیبالپور پر، اور اس نے ایک سردار مسافر کابلی کو یہاں کا انچارج بنایا تھا۔ دیبالپور کے لوگوں نے لیکن بغاوت کر دی اور مسافر کابلی کو 1000 سپاہیوں سمیت اچانک حملہ کر کے مار دیا۔ اسی دوران دیبالپور کے لوگوں کو جب تلمبا کی خبر ملی تو انہیں تیموری فوج کے ہاتھوں اپنا انجام دکھائی دینے لگا۔ وہ تیمور کی فوجوں سے بچنے کے لیے دیبالپور سے بھٹنیر چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تیمور نے اس طرف رخ کیا تو وہ بھٹنیر کے راجپوتوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تیمور کو جب بتایا گیا کہ دیپالپور کے لوگ بھٹنیر میں ہیں تو اس نے پاک پتن سے بھٹنیر کی راہ لے لی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بھٹنیر کے شہریوں نے تیمور کا مقابلہ کیا، لیکن گورنر نے ہتھیار ڈال دیے اور نذرانے کے طور پر تیمور کو گھوڑے پیش کر کے اپنی جان بچائی۔ گورنر کو انعام سے نوازنے کے بعد تیمور نے اسے حکم دیا کہ تمام دیبالپوری ریفیوجیز کو شہر سے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے اور ان کی بیوی بچے غلام بنا کر فوجیوں میں بانٹ دیا جائے۔
प्रोफेसर अजीजुद्दीन का कहना है कि उसके बाद तैमूर ने भटनेर के किले का रुख किया। उस वक्त ये किला भटियों के राजा राय दुलचंद के पास था, जिसका जिक्र अमीर तैमूर ने अपनी किताब में भी किया है। उसका कहना था कि यह किला यहाँ के मजबूत तरीन किलों में से था। यहाँ भटनेर के राजपूत और मुसलमान दोनों ने मिलकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन जब किले में मौजूद इन लोगों को तैमूर की फौजों की कामयाबी के आसार नजर आने लगे तो उन्हें लगा कि शिकस्त के बाद उनके बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। उन्होंने मायूसी की हालत में औरतों और बच्चों को अपने हाथों से मारने का फैसला कर लिया। हिंदुओं ने अपने अहले खानों को जलती आग में फेंक दिया और मुसलमानों ने अपने बीवी बच्चों को अपने हाथों से ज़िबा कर दिया। इसके बाद वो तैमूरी फौजों पर टूट पड़े। ये लड़ाई नवंबर 1398 में हुई। तैमूर ने खुद लिखा है कि ये लोग बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। इसका एक जर्नैल बमुश्किल इनके हाथों से बच सका और सैकड़ों की तादाद में हमलावर फौजी इनके हाथों मारे गए। प्रोफेसर अजीजुद्दीन का कहना है कि जो लोग यहाँ मारे गए उनकी तादाद तैमूर के अपने मुताबिक 10,000 थी। तैमूर ने हुक्म दिया कि इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए जाए और भटनेर के किले और शहर को आग लगा दी जाए। जस्टिन मिरोजी का कहना है कि दीपालपुर और पाकपतन के रेफ्यूजीज को या तो मार दिया गया या फिर गुलाम बना लिया गया। शहर में लाशों की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। भटनेर पर हमले का मलफूजात तैमूरी में बड़ी डिटेल के साथ जिक्र है। जैसे जैसे तैमूर की फौजें अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, वो अपने पीछे पंजाब में तबाही और बर्बादी की एक दास्तान छोड़े जा रही थी। शहर इसकी फौज के आने की खबर सुनकर खाली हो जाते थे। इसके बाद इन फौजों ने आगे बढ़ते रास्ते में आने वाले इलाकों सरस्वती, असपंदी, कैठाल और समाना के साथ भी यही सलूक किया। इन इलाकों में जाटों के खिलाफ उसकी कैंपेन और कार्रवाइयों का जिक्र भी अमीर तैमूर ने मलफूजात तैमूरी में किया है। 5 दिसंबर को ये फौजें पानीपत पहुंची। पानीपत के करीब के इलाकों में तैमूर की फौज की तुगलक आर्मी के साथ झड़पें हुई, लेकिन यहाँ के लोगों में इस फौज का अब इस कदर खौफ था कि उसके आने से पहले ही इलाका खाली करके चले गए थे। पानीपत दिल्ली से पहले आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस थी और इस पर कब्जे के बाद दिल्ली की तरफ इनके रास्ते खुल चुके थे। तैमूर के लिए एक बड़ा मसला उस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बनाए गए कैदियों से डील करना था। हर शहर के साथ इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही थी। अगर ये बगावत कर देते तो इनकी मौजूदगी किसी भी लड़ाई की सूरत में उसकी अपनी फौज के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। मलफूजात तैमूरी में लिखा है कि तैमूर के सरदारों ने उसे इन 1 लाख हिंदू गुलामों के बारे में बताया जो उनके कैंप में थे, और जब तैमूर की फौज पर हमला हुआ तो इन कैदियों ने खुशी का इजहार किया था। इसलिए उसने दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले इन तमाम कैदियों को एग्जीक्यूट करने का हुक्म दे दिया। उस वक्त एक दिन में 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल किया गया। इसका एक मकसद ये भी था कि दिल्ली में खौफ फैले और वहां मुकाबला किए बगैर ही शहर खाली हो जाए। 17 दिसंबर को ये फोर्सेस दरिया जमुना के किनारे पहुंच गई, जिसके बाद दिल्ली के कंट्रोल के लिए मल्लू इकबाल और सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक की फौजों से इनकी लड़ाई हुई। दिल्ली के बाहर ये लड़ाई कैसे हुई और फिर अमीर तैमूर ने दिल्ली फतह करने के बाद क्या किया, ये एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिल्ली पर कब्जे के बाद अमीर तैमूर 2 हफ्ते दिल्ली में रुका। उसने जाते हुए खिजर खान को इन इलाकों का गवर्नर बनाया, जिसमें पंजाब और अपर सिंध के इलाके शामिल थे। खिजर खान जो अपना शजरा सादात से ट्रेस करता था, उसने अमीर तैमूर के जाने के बाद यहाँ सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तैमूर ने मुल्तान और पंजाब के कुछ इलाके पीर मोहम्मद के कंट्रोल में दे दिए। तैमूर ने वापसी का रास्ता कश्मीर के पहाड़ों की तरफ से लिया। वो जम्मू के रास्ते फिर से पंजाब के नॉर्थ के इलाकों से गुजरा और वापस समरकंद रवाना हो गया। कहते हैं अमीर तैमूर की फौजों ने वापसी के सफर में फिर लाहौर का रुख किया। जस्टिन मिरोजी ने भी लिखा है कि उस वक्त उसने लाहौर की तरफ एक और एक्सपेडिशन रवाना की। पीटर जैक्सन का भी कहना है कि वापसी के सफर में उसने लाहौर की तरफ एक फौज रवाना की। कहते हैं अमीर तैमूर को पता चला कि खोखरों ने उसके जाने के बाद लाहौर शहर पर फिर से कब्जा कर दिया है। उसने अपने पोते पीर मोहम्मद को लाहौर रवाना किया, जिसने एक मरतबा फिर लाहौर शहर का मुहासरा कर लिया ताकि खोखरों को सबक सिखाया जा सके। लाहौर शहर में उस वक्त इन तैमूरी फौजों ने एक मरतबा फिर कत्लेआम किया और जो कुछ रहा सहा था सब कुछ लूट लिया। ऐसा लगता था कि मंगोल इस्तीफा शहर को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहते थे और लाहौर ने ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये लाहौर की तारीख का बदतरीन दौर था। यूं तैमूर की फौजों ने लाहौर को 2 मरतबा तबाह बर्बाद किया। इस मरतबा तैमूर की भेजी हुई फौजों ने शेखा को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके खानदान के बाकी लोगों को भी। कहते हैं इसके बाद तैमूर की फौजों ने शेखा के साथ जो सलूक किया उसे दिखाने के लिए लोगों को लाहौर शहर के गिर्द कई कोस से बुलाया गया। तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि शेखा की जिंदा खाल उतार दी गई, लेकिन बाबर नामा के मुताबिक उसे और उसके बेटों को गुलाम बना लिया गया। माजिद शेख का कहना है कि तैमूर रावी के किनारे खड़ा हुआ
اور اس نے خود شیخہ کا سر اس کی گردن سے اڑایا اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کا سر لاہور کی گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن اس کے بھائی جسرت کھوکھر کی جب باری آئی تو اس نے اسے ساتھ غلام بنا کر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور کی فوج جسرت کو باندھ کر غلام بنا کر اپنے ساتھ پیدل سمرقند لے گئی۔ تیمور کا مقصد پنجاب کے ان علاقوں پر قبضہ کرنا یا یہاں حکومت قائم کرنا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے جانے کے بعد یہاں ایک پولیٹیکل کیاس چھوڑ گیا۔ پنجاب کی معیشت اور سماج اس سے صدیاں ریکور نہ کر سکی۔ پنجاب نے ہلاکت، بربادی اور تباہی کی جو داستان اس دور میں دیکھی، شاید اس کے بعد آنے والا کوئی اور بیرونی حملہ آور اسے میچ نہ کر سکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔